हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोग पर्ण विन्यास पढ़ रहे थे। ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो वहीं पे रह गया था, तो वहीं से थोड़ा सा मैं पीछे से 5 मिनट से चालू करता हूँ पर्ण विन्यास। तो तने व शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं। तने या शाखा पे पत्तियों के लगने के क्रम को हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं। प्रायः 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख व चक्रधार। तो पर्ण विन्यास पत्तियों पे तने पे पत्ती के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास बोल रहे। 3 तरह का ये होता है, एकांतर, सम्मुख, चक्रधार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगती है। एक अकेली पत्ती हर बार एकांतर रूप में गांठ पर लगेगी। एक गांठ पर एक ही पत्ती होगी। तो ये मानिए तना है, उस पर ये गांठें हैं। इधर अगर पत्ती लगी एकांतर रूप में लगेगी, एक ही लगेगी। एक बार इधर लगेगी, फिर एक बार इधर पत्ती उगेगी, फिर एक बार इधर पत्ती उगेगी। ये आपका हो गया कौन सा, हमारा एकांतर टाइप का पर्ण विन्यास हो गया, जिसका कि एग्जाम्पल आपका सरसों, सूर्यमुखी और गुड़हल। तो गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ये आपका एकांतर तना का हो गया। गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, आगे चलिए। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है। तो सम्मुख में ये आपके 4, 5, 6 जितने भी हैं, हर गांठ पे दोनों तरफ। एकांतर में केवल एक तरफ निकलती थी, इसमें हर गांठ पे दोनों तरफ पत्ती आमने सामने निकल आएगी। तो सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती जो एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस और अमरूद। तो कैलोट्रोपिस और अमरूद उदाहरण है सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास के। एकांतर का उदाहरण था गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, और हमारा सम्मुख का एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस और अमरूद। कैलोट्रोपिस और अमरूद। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकले, अब एक ही गांठ पर 2 से अधिक खूब सारी पत्तियां निकले और वो एक चक्र के रूप में हो, उसके चारों ओर एक चक्र सा बना ले, तो इसको चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं। अल्स्टोनिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये रट लीजिएगा, तीनों के एग्जाम्पल डायग्राम बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सरसों, सूर्यमुखी, गुड़हल, और ये हमारा कैलोट्रोपिस अमरूद, और ये हमारा अल्स्टोनिया। 3 तरह का, सम्मुख, एकांतर तथा ये चक्रधार, ये पर्ण विन्यास के टाइप हो गए। ठीक है जी, चलो आगे चलिए पत्ती के रूपांतरों पे आइए। तो पत्ती हम लोग की देख रहे हैं कि हम तने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना यही बना रही है, बहुत ज़रूरी इसका कायिक अंग है। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। तो पत्ती का मुख्य काम तो उसका भोजन बनाना है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि पौधे में ये कुछ दूसरा काम कर रही है, उसके लिए इसको मॉडिफाई होना पड़ेगा, रूपांतरित होना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान, तो कई बार ये टेंड्रिल के रूप में, जैसे मटर में। रक्षा के लिए शूल, जैसे कैक्टस में। तो प्रतान कौन बना रहा है, मटर में, याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने तने में भी देखा था कि तना भी प्रतान में बदल गया था। स्टेम टेंड्रिल के भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, लीफ के टेंड्रिल के भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहाँ पे मटर में आपको पी प्लांट में, मटर में स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल मिल रहा है। ठीक है जी, ये ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे मटर, और रक्षा के लिए शूल, जैसे कैक्टस में शूल कौन बना रहा है, कैक्टस में शूल हमारी पत्ती बना रही है। प्याज और लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता। तो यहाँ पे जो था प्रतान ऊपर चढ़ने के लिए, शूल कांटे जो बन गए डिफेंस के लिए, और स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए आपका अनियन और लहसुन, गार्लिक। अनियन और गार्लिक में गूदेदार पत्ती है जो भोजन संचित रहता। कुछ पौधों में, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, पत्ती छोटी व अल्पायु होती है। तो कुछ जगह पे आप देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पत्ती छोटी है और वो अल्पायु है। इन पौधों में पर्णवृंत क्या था भाई, तो हमारा पर्णाधार पर्णवृंत ये इस तरीका ये। तो पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन का कार्य बनने निर्माण का कार्य, तो पत्ती तो नहीं रही, लेकिन पर्णवृंत फैलकर, चपटा होकर फैलकर हरा हो जाएगा तथा ये बनाने लगेगा भोजन।
ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती, रूपांतरित हो जाती। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटाहारी प्लांट, कीट को खाने वाले कीटाहारी प्लांट में पत्ती घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई। उदाहरण घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप इसके उदाहरण हैं जहाँ पे पत्ती घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई है। ठीक है जी। तो पत्ती प्रतान के तौर पे भी रूपांतरित हो सकती है और पत्ती आपके शूल भी बना सकती है। तने के प्रतान बने थे वो हमारे कुकुरबिट्स फैमिली में बने थे, वहाँ पे तना प्रतान के रूप में। तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा कि तना भी प्रतान ट्रेंडिल बना रहा है जो चढ़ने में हेल्प कर रहा है, पत्ती भी प्रतान ट्रेंडिल बना रहा है जो चढ़ने में हेल्प कर रहा है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स में। तने का आपका उदाहरण है कुकुरबिट्स फैमिली, जैसे कि हमारा घिया, खीरा, तरबूज, घिया, खीरा, तरबूज, कद्दू, खीरा, तरबूज, तथा पत्ती प्रतान किसमें बना? मटर में। इसी तरह से कांटे जो बन रहे थे सिट्रस में और बोगनवेलिया में। सिट्रस और बोगनवेलिया में कांटे स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि सिट्रस और बोगनवेलिया में कांटे उदाहरण है स्टेम मॉडिफिकेशन का। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने कैक्टस में ये जो कांटे बने हैं, शूल जो कांटे बने हैं वो किससे बने हैं? पत्ती से। तो ये बातें एक जगह लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, यहीं से वो फंसा लेते हैं आपको। आगे आइए। तो ये होने के बाद पुष्पक्रम की बात करते हैं हम लोग। अगले टॉपिक की बात करें पुष्पक्रम की। फूल एक रूपांतरित परो है। फूल क्या? मॉडिफाइड शूट है। इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फूट इज फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट रूपांतरित परो है, जहाँ पर परों का शीर्ष अपाइकल मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो गया। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाता। तो पोरियां क्या थी? देखिए क्या थी, ये थी गांठें और गांठों के बीच पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ी। तो जैसे आपका छाता है, चाइनीज़ छाता जो आता है जिसको आप बटन दबाते हो खुल जाता है, जब आप छाते को बंद करते हो तो सारी चीज़ें एक जगह, आप इसको ऊपर से दबाव डाल के ये सोचो कि ये जो गांठें थी सब एक जगह आ गई, बिल्कुल अगल बगल आ गई। दबा दिया आपने उसको इधर से प्रेशर लगा के, वही चीज़ फूल में हुआ। तो बेसिकली वो तने का परो है, परो जो बढ़ना चाहता था लेकिन सारी चीज़ें कॉम्प्रेस होके एक ही जगह आ गई। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दब गया, अक्ष की लंबाई दब गई। गांठों पर क्रमानुसार पत्ती की जगह पुष्पी उपांग निकलते हैं और ये गांठें जिन पे लगनी चाहिए थी जिन पे लगनी चाहिए थी लीव्स, वो लीव्स की जगह क्या बियर कर रहे हैं? वो लीव्स की जगह धारण कर रहे हैं हमारे फ्लावर के अंग, फ्लोरल अपेंडेजेस बियर कर रहे हैं, पुष्पी उपांग निकला है। तो बेसिकली पुष्पी उपांग जो है मॉडिफाइड लीव्स है। ठीक है। जब परो शीश फूल में परिवर्तित हो जाता है तब वह सदैव अकेला होता है। जब भी ये परो शीश फूल में बदल जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तब वो हमेशा अकेला होता है। तो जब भी परो फूल में बदल जाता है तो वो अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम, अब ये जो फ्लोरल एक्सिस बन गई, मॉडिफाइड हो गया, शूट अपाइसिस मॉडिफाइड हो गया फ्लोरल एक्सिस में, अब इस पर पुष्प के लगने को क्रम को हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं। तो पुष्प के लगने को क्रम को, पुष्पी अक्ष पर पुष्प के लगने को क्रम को हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो में बांटा गया है। तो पुष्पक्रम दो तरह के हैं, एक में जिसमें ये हमारा शीर्ष जो है वो फूल में बदल जाएगा और दूसरे में ये शीर्ष लगातार वृद्धि करता रहेगा। उस आधार पे पुष्पक्रम दो तरह का है। ये जो शीर्ष था, परों का शीर्ष, ये अगर मॉडिफाइड होके टर्मिनल फ्लावर में बदल गया या ये मॉडिफाइड बढ़ता रहे, इसकी लगातार लंबाई बढ़ती रहे, फूल में ना बदले, तो उस आधार पे पुष्पक्रम दो तरह का है।
असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी। असीमाक्षी में लगातार बढ़ता रहेगा। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष में वृद्धि होती रहती है और फूल पाश में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ये जो हमारा असीमाक्षी टाइप का पुष्प क्रम है, इसमें ये जो टर्मिनल एंड है ये कभी भी फ्लावर में बदलेगा नहीं, ये लगातार कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा। और पुष्प क्रम और फूल पाश में लेटरली फूल अरेंज होते रहेंगे अग्राभिसारी एक्रोपिटल मैनर में, अग्राभिसारी मैनर में। तो अग्राभिसारी मैनर में हमेशा नई रचना जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, बेस पे आधार पे पुरानी रचना होती है। तो फूल पाश में अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। ठीक है जी, दो बातें आपने याद में रखनी। असीमाक्षी पुष्प क्रम में ये जो हमारा असीमाक्षी पुष्प क्रम में अक्ष की, प्रमुख अक्ष की जो टॉप मोस्ट जगह है, शीर्ष है, प्रमुख अक्ष का शीर्ष, उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी और नए पुष्प जो आएंगे वो अग्राभिसारी क्रम में लगते रहेंगे। ठीक, आगे चलिए दूसरा ससीमाक्षी पे आ जाइए। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लग जाता है, तो प्रमुख अक्ष शीर्ष में बदल गया, इसीलिए इसकी वृद्धि जो है सीमित है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, तो फूल बेसिपिटल मैनर में लगते हैं। बेसिपिटल मैनर में नया फूल जो होगा वो बेस पे होगा, नया फूल तल पे होगा। ठीक है, तो ससीमाक्षी, ससीमाक्षी में और असीमाक्षी, असीमाक्षी में ये जो बेस है, शीर्ष, ये लगातार बढ़ता रहेगा और लगातार बढ़ने से वृद्धि उसकी होती रहेगी और फूल अग्राभिसारी क्रम में लगेंगे। जबकि इधर ससीमाक्षी में इसमें जो शीर्ष है वो फूल में बदल जाएगा, शीर्ष फूल में मॉडिफाइड हो गया, रूपांतरित हो गया। तो उसकी जो है वृद्धि वो एक निश्चित सीमा तक है, उसके बाद फूल बन गया। और जो फूल लग रहे हैं पुष्प क्रम में वो तलाभिसारी क्रम में लग रहे हैं। वहाँ पे अग्राभिसारी क्रम में लग रहे थे, या तलाभिसारी क्रम में लग रहे हैं। तो बेस पे, तल पे हमेशा नया फ्लावर होगा, वहाँ पे टॉप पे हमेशा, एपेक्स पे हमेशा नया फ्लावर होगा। ठीक है, चलिए आगे पुष्प पे आइए। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एक ध्यान आकर्षित करने वाली रचना है। ये एक रूपांतरित परो है और ये एक मॉडिफाइड शूट एपेक्स है, मॉडिफाइड शूट एपेक्स है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। और इसका रूपांतरण क्यों हुआ है, और मेनली ये लैंगिक जनन के लिए रचना है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावरण को, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। एक टिपिकल फूल में, एक जो हम किसी कहें कि भाई एक हम फूल की रचना पढ़ लें तो उससे बाकी फूलों की रचना हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के एग्जाम्पलरी, एक प्रारूपी कि उसको आपने पढ़ लिया, टिपिकल फूल, प्रारूप, तो बाकी फूल आपको समझ में आ गए। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास, तो उसमें विभिन्न प्रकार के उपंग हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्प वृंत पर, तो ये पुष्प का वृंत जिसे पुष्पासन कहते हैं, थैलमस कहते हैं, पुष्प का वृंत जिसे थैलमस कहते हैं, पर लगे रहते हैं। और पुष्प के जो उपंग हैं या विन्यास हैं वो क्या है, कैलिक्स, करोला, पुमंग, जायांग। कैलेक्स, करोला, पुमंग और जायांग। कैलेक्स तथा करोला सहायक अंग है, ये एक्सेसरी अंग है, सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। ये सहायक है, ये लैंगिक है। कुछ फूलों में जैसे प्याज में कैलेक्स तथा करोला में कोई अंतर नहीं होता, तो लिलिएसी फैमिली में कैलेक्स और करोला में कोई अंतर नहीं होता। प्याज उसी का एक मेंबर है, अनियन। तो कैलेक्स और करोला दिखने में एक जैसे हैं, इन्हें परिदल पुंज, पेरियंथ कहते हैं। जब कैलेक्स और करोला में कोई अंतर नहीं होता तो उसे परिदल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज हिंदी में बोले तो परिदल पुंज, इंग्लिश में बोले तो पेरियंथ। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी कहते हैं। यदि फूल में केवल एक पुंकेसर तथा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल। यदि फूल में पुंकेसर तथा पुमंग, गलत लिख दिया है यहाँ पे, पुंकेसर के साथ इनको पुमंग और अडम्ब लिखना चाहिए था कि पुंकेस। यदि फूल में पुमंग तथा अंडप दोनों, तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर हो अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। ठीक है जी,
तो फूल बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल, उसमें कितने सेक्सुअल ऑर्गन है, अंग है। अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल, अगर एक ही है तो यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों हैं तो द्विलिंगी उभयलिंगी, या एक ही है तो एक लिंगी। और ये पुंकेसर और अंडप जो है, पुमंग तथा जायांग, पुमंग एंड्रोशियम, पुमंग मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, नर जननांग है, और जायांग मादा जननांग है। ठीक, चलिए आगे। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत समझदार हो बच्चा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जया, तो आगे चलो। समिति में कुल त्रिज, हाँ ठीक है भाई, आगे चलो। समिति में फूल त्रिज समिति अथवा एक व्यास समिति हो सकते हैं। अब पुष्प की समिति कैसी हो सकती है? पुष्प की समिति त्रिज समिति या एक व्यास समिति हो सकती है। जब आप फूल को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं तब उसे त्रिज समिति कहते हैं। जब आप फूल को 2 बराबर भागों में बांट सकें तब आप उसको कैसा कहेंगे? तब त्रिज समिति कहेंगे। इसके उदाहरण सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तब इसे एक व्यास समिति कहते हैं। उदाहरण मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। पी गुलमोहर, सेम, केसिया। पी गुलमोहर, बीन, केसिया। ठीक है जी। यदि आप उसको पुष्प को 2 बराबर भागों में बांट सकें कई सारे तल से तो उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री या कहिए कि त्रिज्य समिति कहते हैं, जिसका कि उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। इंग्लिश में बोल दिया मैंने सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर द्वारा, लेकिन जब आप फूल को केवल एक विशेष, एक टिपिकल, एक स्पेसिफिक वर्टिकल प्लेन में उसको 2 बराबर भागों में बांटें तब हम उसको एक व्यास समिति कहते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। वैसे उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो इस तरह का उदाहरण मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। मटर, पी गुलमोहर, सेम, बीन, केसिया। केवल एक ही ऊर्ध्व तल से उसको बांट सकते हैं। और कोई फूल ऐसा होता है कि आप किसी भी तल के द्वारा, किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से उसको 2 समान भागों में नहीं बांट सकते, तब हम उसको एसिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि कैना, तो कैना का फूल ऐसा है जो एसिमेट्रिक है। उदाहरण के तौर पे कहना। तो मस्टर्ड, धतूरा, चिली हमारे एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। मटर, गुलमोहर, पीन, केसिया ये हमारे ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक कह लीजिए, या रेडियल सिमेट्री, त्रिज्य समिति कह लीजिए, एक व्यास समिति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। रट लीजिए, रटने से आएगा। तो योगा से होगा तो रटने से बेटा याद होगा। रटो इसको बैठ के। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, पी गुलमोहर, बीन, केसिया। ठीक है, आइए। एक पुष्प त्रिज्ययी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है। एक पुष्प तृतीयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तृतीयी अगर उसमें 3 या 3 के मल्टीपल के उसके अंग जो हैं उनकी संख्या 3 या 3 के गुणांक में 3, 6, 9, 12 तो उसको हम बोलेंगे तृतीयी। और अगर वो चतुष्टयी, अगर वो 4 और 4 के मल्टीपल है, यदि उसके उपांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणक में हो, तो 3, 4, 5 के गुणक में 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 तो उसको हम तृतीयी, चतुष्टयी या पंचतयी कह सकते हैं। ठीक है जी। जिन पुष्पों में सहपत्र होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं, सहपत्र, ब्रैक्ट, पुष्प रंग के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। जिनमें नहीं होते उनको सहपत्रहीन कहते हैं। तो जिनमें पुष्प के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको हम सहपत्री पुष्प कह रहे हैं, जिनमें ये सहपत्र हैं। और जिनमें सहपत्र नहीं होते उनको हम असहपत्री कह रहे हैं, सहपत्रहीन कह रहे हैं। पुष्प पर कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प की। अब यहाँ से सीरियस हो जा बच्चा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, आता है। इसको ध्यान से सुन लो, लगा के ध्यान ही है। ये सच्ची कहानी सुनी किसी से, कह रहा हूँ अपनी जुबानी। पुष्प पर कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता, हाइपोगाइनस, परिजायंगता, पेरिगाइनस तथा अधिजायंगता कहते हैं। तो पुष्प को 3 तरह का हम बता सकते हैं, अधो,
जायांगता, अधोजायांगता, परिजायांगता, अधिजायांगता। तो हाइपो, अधो का मतलब नीचे, जायांगता, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवेरी। हाइपोगाइनस, अधो जायांगता, बाकी की चीज़ें जायांग के नीचे हैं। परिजायांगता, जब बाकी के अंग जायांग के बराबर लेवल पे हैं। और अधिजायांगता, जब बाकी के अंग जायांग से ऊपर है। कैलेक्स करोला को और एंड्रोशियम गाइनोशियम की रिलेटिवली सिचुएशन थैलमस पे किस हिसाब से लगे, तो ये थैलमस था पुष्परन। पुष्परन पे अगर ये जायांग सबसे ऊपर है और बाकी की चीज़ें नीचे हैं, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल हो गया। हाइपोगाइनस का मतलब अधोजायांगता की बाकी के अंग जो है जायांग के नीचे हैं। और अगर ये थैलमस पे ये जायांग जो है एक ही लेवल पे लगा हो, तो जायांग और बाकी के जो चीज़ें हैं वो एक ही लेवल पे हो, पुंकेसर और हमारे कैलेक्स करोला। तो ये पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है, ये परिजायांगता का एग्जाम्पल है। और अधिजायांगता में ये जायांग जो होगा नीचे होगा, बाकी के जो अंग हैं वो ऊपर है। तो पुंकेसर वगैरह ऊपर हो गए, कैलेक्स करोला ऊपर हो गए, जायांग नीचे हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आपका रटने का तरीका। तो अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता, ये देखिए ये बने हुए डायग्राम आपके। यहाँ पे क्या सीन है, ये आपका जायांग ऊपर है, बाकी की चीज़ें नीचे हैं। तो ये कैसा है, अधोजायांगता। यहाँ पे देखिए ये एक ही लेवल पे है, ये वाले आपके ब व स, अधोजायांगता, ब व स, परिजायांगता एक ही लेवल पे। ये तो ऊपर इसके लगा है, ये एक ही लेवल पे है, ये आपके परिजायांगता। और इसमें बाकी की चीज़ें ऊपर हैं, जायांग नीचे है, ये आपका अधिजायांगता। ठीक है, आइए। तो अधोजायांगता में जायांग सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, बाकी के अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर होता है, इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती। इसके समान उदाहरण सरसों, गुलमोहर, गुड़हल, बैंगन है। तो आपके हाइपोगाइनस ओवेरी, हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल आपके हैं सरसों, मस्टर्ड, गुड़हल, बैंगन, ब्रिंजल, मस्टर्ड तथा गुड़हल। ठीक है जी, सरसों, गुड़हल, बैंगन हाइपोगाइनस या अधोजायांगता का एग्जाम्पल है। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में तथा अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर, पुष्पन के किनारे पर होते हैं। ये मध्य में, बाकी लोग किनारे, लगभग एक ही ऊंचाई पर है। इसका अंडाशय आधा अधोवर्ती है, हाफ अधोवर्ती है, हाफ इंफीरियर है। इसके उदाहरण होते हैं प्लम, गुलाब, आड़ू, प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज, प्लम, आड़ू, गुलाब। तो ये परिजायांगता में सभी जो अंग हैं लगभग समान ऊंचाई पर है। अंडाशय मध्य में, बाकी चीज़ें किनारे पर हैं, लेकिन लगभग एक ही ऊंचाई पर है। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है, ऐसे को हम लोग बोल रहे हैं हाफ इंफीरियर, आधा अधोवर्ती है। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वह अंडाशय को घेर लेते हैं और उससे संलग्न हो जाते हैं। तो अधिजायांगता में बाकी का जो है आपका पुष्पासन वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, किनारे ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगे और अंडाशय को घेर लेंगे। अंडाशय को घेर लिया और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर, तो बाकी के जो भाग हैं फूल के वो अंडाशय के ऊपर लग रहे हैं। तो ये मानिए ये आपका अंडाशय और ये पुष्पासन फिर ग्रो करेगा, ग्रो करके इसको घेर लेगा, ऊपर जाके फ्यूज़ हो गया।
अब बाकी के जो अंग हैं इसके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, तो अंडाशय के ऊपर वाली स्थिति पे हो गए, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती है, इसलिए अंडाशय कैसा है, इंफीरियर है। तथा अधिजायांगता, इसको हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस। बाकी की चीज़ें सुपीरियर हैं इन कंपैरिजन टू जायांग। इसके उदाहरण सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। कुकुम्बर, गुआवा तथा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सूर्यमुखी के अर्धपुष्प, सूर्यमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया, इनको रट लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता। तो ये आपके हो गए 3 तरह की ओवेरी, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। ठीक है जी, और उनका आपने तरीका समझ लिया कि उसको किस आधार पे हम लोगों ने ये वर्गीकरण किया है कि जायांग की तुलना में बाकी के अंग पुष्पासन पर किस लेवल पर सिचुएटेड है। अगर जायांग के बराबर सिचुएटेड है तब उसको हम बोलेंगे पेरीगाइनस, अगर जायांग ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनस, कि बाकी की चीज़ें जायांग की तुलना में नीचे, और अगर बाकी की चीज़ें ऊपर है तब बोलेंगे एपिगाइनस। ठीक, तो अधो, अधि, ये आपने अधोजायांग था, अधिजायांग था और परिजायांग था, उनके एग्जाम्पल रट लीजिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं पुष्प के भाग पर। प्रत्येक पुष्प में 4 भाग हैं, कैलेक्स, करोला, पुमांग तथा जाया। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखता हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुष्प के विभिन्न अंगों की बात करेंगे, फल की बात करेंगे, उसके बाद आपका बीज की बात करने के बाद आपके तकनीकी विवरण पे आ जाएंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और मेरे इस पे लाइक का बटन दबा दीजिए। तो एक ब्रेक के बाद अब आपसे मिलता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पुष्प के अंगों की। ठीक है जी, चलिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।